एक जंगल के अंदर दो लड़कियों के साथ जब कुछ लोग जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हीं में से एक लड़की अपनी जब आवाज उठाने की कोशिश करती है, तभी कुछ बैंडिट्स का मुंह जमीन पे दे मारते हैं। तभी उन बैंडिट्स के पीछे एक आदमी आता है जो कि उन्हें दो हिस्सों में काट देता है। अब हमें उस आदमी की कहानी बताई जाती है जो कि एक गेमर इनकारनेट हुआ है। इसके पास एक पावरफुल क्लॉक है, एक आर्मर है और एक बहुत बड़ी थंडर लाइटनिंग स्वॉर्ड है। इसके पास वो हर एक ताकत है जो कि अलग अलग प्रोफेशंस के पास होती है। ये अपने स्वॉर्ड स्किल का भी इस्तेमाल करता है जिसका नाम वारन होता है, काफी पावरफुल होती है। मैजिक का भी इस्तेमाल वो कर सकता था। वो टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल भी करता है, पर वो टेलीपोर्टेशन गेट उसे एक ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ पे उसकी जान भी जा सकती थी। अब वो डायमेंशन स्टेप्स का इस्तेमाल करने लगता है। वो कुछ कुछ स्पेस को छोड़ के अपने आप हवा में इस तरह पहुंच रहा होता है कि वो एक नदी किनारे पहुंच जाता है। उसका माना ड्रेन हो चुका था, वो मुंह धोने जाता है, पर वो अपना स्केलेटन चेहरा देख लेता है, यानी कि उसके पास ह्यूमन स्किन नहीं है। अगर वो लोगों के बीच गया तब लोग उसके जान के प्यासे पड़ जाएंगे। इसलिए वो शहर के अंदर एक नकाब पहन के चला जाता है जो कि नाइट का ही होता है। उसे वहाँ पे एक एल्फ दिखती है जिससे कि उसे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, पर वो एल्फ वहाँ से निकल जाती है। अब वो उसे ढूंढते ढूंढते मशीनरी गिल्ड के पास आ जाता है। अंदर जाने के बाद वो एल्फ गर्ल के बारे में पूछता है, उसकी खासियत, उसके शरीर के बारे में बताता है, पर वो आदमी उसके बारे में बताने से मना कर देता है क्योंकि उसे सबसे पहले पैसे लाने पड़ेंगे और पैसे लाने के लिए उसे क्वेस्ट पूरे करने पड़ेंगे। और वो उसे सारे क्वेस्ट बता देता है जो कि मशीनरी गिल्ड के अंदर अवेलेबल होते हैं। और वहीं वो बंदा किसी और से बात करते हुए कहता है, ये नाइट मुझे पावरफुल लग रहा है, शायद से ये अपने किसी बीवी बच्चे को ढूंढ रहा होगा। मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। जो कि आदमी अपनी बीवी बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है पर उसे मिलते नहीं है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है नाइट को जो कि काफ़ी सारे बोर्स को मार के उन्हें एक बोरे के अंदर भर के ले जा रहा होता है, पर एक कार्बन के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। वो बैंडिट्स होते हैं, वो लड़कियों को लूट रहे होते हैं और वो ये देख के उसे रुका नहीं जाता है। और वो सबसे पहले चिल्लाते हुए कहता है, शायद से यही मेरा रीज़न था इस दुनिया में आने का। और जैसे ही वो बैंडिट्स एक गलत काम करने जा रहा था, वो उसी समय उसके पास पहुंच जाता है, उसके साथियों के साथ उसे भी काट के रख देता है। बाकी लोग ये देख के डर के भागने लगते हैं, पर वो भी उन्हें अपनी एक ही स्वॉर्ड स्लैश में मार देता है और इसी तरीके से वो उन सभी लोगों को मार देता है। वो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, वो उन्हें स्कॉट करने लगता है। वो लड़कियां यहाँ पे एक मेडिसिनल हर्ब लेने आई थी। उसी दौरान नाइट को एक 9 टेल फॉक्स दिखाई देती है जो कि इंजर्ड होती है, पर वहीं पे वो नाइट उसे हील कर देता है। ये देख के वो 9 टेल फॉक्स काफ़ी ज़्यादा खुश होके उसके कंधे पे बैठ जाती है। वो उसके साथ रहना चाहती थी, उसे ऐसा लग रहा होता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ही रखता है। एक जगह पे हमें दिखाया जाता है एक पेड़ होता है। अब एक लड़की वहाँ पे उस मेडिसिनल हर्ब को लेने तो जाती है, पर उसके ऊपर एक मॉन्स्टर तभी अटैक कर देता है। अब वो उस लड़की को बचाने के लिए बीच में चला जाता है और वो मॉन्स्टर के अटैक से उस लड़कियों को बचा लेता है अपनी सुपरफास्ट स्पीड की मदद से। अब वो उसके ऊपर अटैक करना तो चाहता था, पर वो मॉन्स्टर उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा था, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड से सिर्फ बचने की कोशिश ही कर रहा था। जब उसे एक समय मिलता है, वो उसके अटैक को डॉज करता है और वो थोड़ी दूरी बना लेता है, पर वो मॉन्स्टर अपनी लंबी जीभ की मदद से उसके ऊपर बड़े प्यार से हर एक तरीके से अटैक कर पा रहा था। अब वो मॉन्स्टर पेट्रिफिकेशन नाम की एक स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे बचने के लिए वो नाइट अपने डिवाइन शील्ड का इस्तेमाल करता है और वो बच भी जाता है। पर तभी वो मॉन्स्टर अपना पॉइजन उसके ऊपर फेंकने की कोशिश करता है। उसके पॉइजन से बचते हुए वापस से वो होली शील्ड को कास्ट करता है और एक पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार देता है, जिसका नाम जजमेंट स्किल होती है। वो मॉन्स्टर जैसे ही मारा जाता है, वहाँ पे थोड़ी शांति छा जाती है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मेरा ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था। पर वो मॉन्स्टर के बारे में कुछ अजीब चीज थी, उसके पाँव में जो रिंग थी वो एकदम से ब्लास्ट हो जाती है, यानी कि डिसइंटीग्रेट। और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर आ जाता है। अब वो नाइट उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। अब हमें एक गांव में दिखाया जाता है सियोना नाम की लेडी को, जिसकी लड़की अपने नाइट के पास ही होते हुए उसे छोड़ने के लिए आया हुआ होता है। साथ में वो वहाँ पे उन्हें वो बोर भी गिफ्ट में दे देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की अपनी मदर को बताती है कि मैं वो सारे मेडिसिनल हर्ब लेके आ गई हूँ जिन्हें आपकी ज़रूरत थी। वहीं दूसरी तरफ सियोना जो होती है नाइट को शुक्रिया कहती है और उसे ये भी बोलती है कि आप यहीं पे रुक सकते हो, पर नाइट को तो कहीं और जाना था, इसलिए वो उनके यहाँ पे बिना रुके वहाँ से जाने लगता है। अब एक जंगल के अंदर एक गुफा होती है, उस गुफा के अंदर अपना नाइट जा रहा होता है 9 टेल फॉक्स के साथ, जहाँ पे से काफी सारे लोग तो दिखते हैं और वो उन लोगों को मार देता है, साथ में उनका खजाना भी लूट लेता है। वहाँ पे कोई भी एल्फ गर्ल नहीं थी जिन्हें कि वो लोग किडनैप करके रखे हुए थे, इसलिए वो बाहर जाने लगता है। पर तभी वो एल्फ गर्ल वहाँ पे आ जाती है जिसे कि हमारा नाइट ढूंढ रहा था। वो आते ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम एल्फ को मार देते हो, तुम लोगों को तो मरना चाहिए।
जिसका वो जवाब तो देना चाहता था पर वो जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि वो लड़की आखिरकार किसी की सुन ही नहीं रही होती है। पर तभी हमें दिखाया जाता है वो नाइन टेल फॉक्स उस लड़की को दिख जाती है और वो समझ जाती है कि ये आदमी बुरा नहीं है, क्योंकि नाइन टेल फॉक्स किसी भी बुरे आदमी के साथ नहीं रहती है। यही बात वो नाइट भी उसे बताता है कि मैंने किसी भी एल्फ को नहीं मारा है, ये खजाना तो मुझे पीछे वाली गुफा के अंदर मिला था। और वहीं दूसरी तरफ वो एल्फ गर्ल उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं अपनी एल्फ प्रजाति की लड़कियों को ही ढूंढ रही हूँ जिन्हें की लोगों ने कैदी बना के रखा हुआ है, जिसके ऊपर वो उसे बताता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, इस गुफा के अंदर जितने भी बैंडिट्स थे मैंने उन सभी को एक एक करके मार दिया है और तुम्हारी प्रजाति की वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है जिसे कि तुम ढूंढ रही हो, इसी वजह से मैं वहाँ से बाहर आ गया। ये कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती, क्योंकि उसे कब वहाँ पे रुकने का कोई भी मतलब नहीं था। वो नाइट उससे बात तो करना चाहता था पर ये तो उसका खेल खत्म हो गया शुरू होने से ही पहले, इसलिए वो चिल्लाता है कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब हमें रात में एक इनमें दिखाया जाता है जहाँ पे नाइट जो होता है नाइन टेल फॉक्स के साथ खाना तो खाता है और दूसरी तरफ वो सोचने लग जाता है कि अब वो लड़की मुझे वापस मिलेगी। ये सोच के अब वो वापस से जंगल के अंदर घूमने लगता है। जंगलों में घूमते घूमते उसे आवाज आने लगती है। अब एक जगह पे हमें एक एल्फ गर्ल को दिखाया जाता है जिससे कि कुछ ह्यूमन पकड़ के उसे प्रताड़ित करने लगते हैं। उसे उसकी स्वॉर्ड से उसके घाव दे रहे होते हैं। वो लड़की काफी ज्यादा डर रही होती है। ये सब अपना नाइट देख रहा होता है। वो उन्हें जाके मारना तो चाहता था पर तभी जैसे ही वो आदमी एक एल्फ को मारने वाले थे वहाँ पे वही एल्फ गर्ल आ जाती है जिसे कि नाइट को प्यार हो रखा है। वो लड़की एक एक करके उन सभी पे अटैक करने लगती है और उनके आधे आदमियों को तो वो बड़े ही प्यार से मार देती है। जब वो इंसान को ये बात पता चलती है कि वो इसे नहीं हरा सकते हैं, इसलिए वो एक छोटी एल्फ गर्ल को अपना होस्टेज बना लेते हैं और वो कहते हैं अगर तुमने हमारे कहने के मुताबिक काम नहीं किया तब हम इसे मार देंगे। ये सुन के अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक बैंडिट उसके पास में आता है, वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर ही रहा था कि तभी अपना नाइट जो होता है उस लड़की के पीछे चला जाता है और उसे अपनी स्किल की मदद से एक जगह पे धक्का दे देता है। इसकी मदद से उसने एल्फ गर्ल को भी बचा लिया और बड़ी वाली एल्फ गर्ल को भी। ये देख के वो लड़की काफी ज्यादा खुश थी। पर वो लॉक जो कि एल्फ गर्ल को बंद करने के लिए किया गया था वो वाकई में काफी ज्यादा मजबूत था, पर वो नाइट अपनी एक हाथ से ही उसे तोड़ देता है। बड़ी एल्फ गर्ल उसकी नेक पे जो नेकलेस है उसके बारे में पूछती है जिसपे वो बताती है तो एक तरीके का कर्स है। अब वो उस कर्स को नहीं तोड़ सकती थी जो कि उसकी लाइफ फोर्स को ड्रेन कर रहा था। पर तभी अपना होली नाइट उसके पास में जाता है और एक इनकांटेशन का इस्तेमाल करता है। उसकी मदद से वो उस कर्स को बड़ी ही आसानी से तोड़ भी देता है, साथ में वो उसके जितने भी घाव थे उन्हें कुछ ही सेकंड में भर देता है। इस तरह की ताकत देख के वो बड़ी एल्फ गर्ल काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती है कि इस तरह की पावर इसके पास है, यानी कि जरूर पावरफुल इंडिविजुअल होगा, शायद से मुझे इसके साथ दोस्ती बना लेनी चाहिए। उसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि एल्फ गर्ल को इस नाइट से थोड़ा थोड़ा प्यार अब होने लगा है। उसके लिए उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है। वो अपना नाम आरी बताती है और नाइट अपना नाम आर्क बताता है। जैसे ही आर्क उससे और बात करना चाहता था एक बर्ड वहाँ पे आके ये बताता है कि एल्फ के हेडक्वार्टर पे अटैक हो गया है और जो आरी होती है वो आर्क को एक मशीनरी की तरह इनवाइट करते हैं उसकी मदद करने के लिए और वो उसे एक बढ़िया अमाउंट भी देगी उसकी हेल्प करने पे। अब वहीं आर्क जो होता है टेलीपोर्टेशन गेट का इस्तेमाल करता है। आरी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते है कि एक फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। फिर कुछ समय बाद वापस से आर्क अपने डायमेंशनल गेट के इस्तेमाल करते हुए वो उसे सिटी के अंदर ले आता है, जहाँ पे कि आर्या उसे बताती है कि उसे अपनी एक फ्रेंड से मिलना है जो कि एल्फ है। ये सुन के आर्क के तो मजे ही हो जाते हैं, वो एक और एल्फ से मिलने वाला है। पर वो एल्फ एक आदमी निकलता है तो उसके सारे अरमानों पे पानी फिर जाता है। रात के समय वो सिटी के अंदर घूमने लगते हैं। फिर वो एक इन की तरफ देखते हैं जहाँ पे कि वो वहाँ अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आर्या विंडो से आती है पर तभी आर्क जो होता है वो दूसरे एल्फ के साथ डायमेंशनल गेट का इस्तेमाल करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और आर्या को पता चलता है कि उसने बेफालतू में ही इतनी सारी मेहनत की अंदर आने के लिए। अब आर्क और वो सब इसी इनके अंदर घूमने लगते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग मरे हुए थे। अब वो अलग अलग जाते हैं जहाँ पे आर्क एक कमरे में जा पहुँचता है। कमरे के अंदर वो देखता है कि काफी सारे लोग बेड के ऊपर मरे हुए, उनका गला काटा गया है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि एक निंजा होती है। आर्क उसे देख के निंजा बोलता है। वो हैरान थी पर वो जाने से पहले उसे एक मैप दे के जाती है और कहती है कि अगर तुम उन एल्फ गर्ल्स को ढूंढ रहे हो तो दो तो तुम्हें यहाँ पे अंडरग्राउंड मिल जाएंगी और दो इस जगह के लॉर्ड के मेंशन में। ये कह के वो लड़की वहाँ से चली जाती है पर जाने से पहले वो उसे बताती है कि उसे ज़रूर वापस मिलेगी और अब वो वहाँ से चली जाती है। आर्क जो होता है उस मैप को खोल के देखता है कि उसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है
और वो कहाँ का मैप है। जैसे ही वो खोलता है वो सारी चीज़ें आर्यन को बता देता है। आर्यन कहती है कि अगर तुम्हें ये मैप मिला तो दिया किसने और कहाँ पे मिला, जिसके ऊपर वो बताता है कि उसे एक लड़की ने दिया था। पर तभी वहाँ पे और भी सारे बैंडिट्स आ जाते हैं जो कि उस जगह की रखवाली करते हैं। उनसे फाइट करते हुए आर्यन जो होती है अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है, वो एक एक करके उन सभी को मारने लगती है। अब वो उन 2 एल्व्स गर्ल्स को बचाने के लिए चल पड़ते हैं। अब हमें दिखाया जाता है एक अंडरग्राउंड जगह पे जहाँ पे कि 2 से ज्यादा एल्व्स गर्ल्स बंधी हुई होती है। वो केज को खोलते हैं और उन सभी गर्ल्स के साथ एक दूसरी जगह की तरफ टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो जंगल के अंदर थे जहाँ पे मैन एल्फ जो होता है वो उन सभी का ध्यान रखने की कहता है, और आर्क जो होता है उनके कर्स को काट देता है जो कि उनके कॉलर के साथ बंधा हुआ था। ये देख के वो एल्फ आदमी भी हैरान था और वो कहता है कि तुम जाके लॉर्ड के मेंशन से उन 2 एल्फ गर्ल्स को बचा लाओ। ये सुन के आर्क जो होता है आर्यन के साथ चला जाता है। मेंशन के अंदर वो धीरे धीरे करके पहुंच जाते हैं। दूर खड़ी वो निंजा लड़की भी उन्हें ही देख रही होती है। वहीं वो लॉर्ड जो होता है अपना इसेकाई प्लॉट बनाने की तैयारी कर रहा होता है। उसका इसेकाई प्लॉट बनने से पहले ही हमें दिखाया जाता है कि किंग के मेंशन के अंदर वो लोग धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। और वो जब वहां पे पहुंच जाते हैं काफी सारे गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं, इसलिए वो उसी मेंशन को तोड़ने लगते हैं। गार्ड्स जो होते हैं वो लॉर्ड को बचाने के लिए जाते तो हैं, पर आर्क इन्हीं में से एक नाइट के पास में छिपा हुआ था। और जैसे ही लॉर्ड को जब ये बात पता चलती है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं तब वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी उसका गेट फटता है। दूसरी तरफ से हमें आर्क और आर्यन को आते हुए दिखाया जाता है। आर्या अपने लोगों को देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, वो लॉर्ड की एक लात मारती है। तभी हमें उसी एल्फ सेलर को दिखाया जाता है जिसे डराने के लिए आर्क अपना हाथ आगे करता है, पर दीवार एक टूट जाती है, वहां से एक सीक्रेट पैसेज बन जाता है। दूसरी तरफ आर्यन जो होती है अब उसी लॉर्ड को काफी सारी सजाएं देने लगती हैं। अब वहाँ पे एल्फ गर्ल भी उसे सजा देती है, तो दूसरी तरफ काफी सारे नाइट्स वहाँ पे आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए आर्या जो होती है अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को मार देती है। दूसरी तरफ आर्क जो होता है सोने की ईंटें चुरा रहा होता है। आर्या से पूछती कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जिसपे वो बताता है कि वापस से अपनी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लेंगे अगर हम इन्हें जिंदा छोड़ते हैं, पर अगर हम इनके सारे पैसे ले जाए तो ये उसके लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत है और इनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो ये क्या कर सकते हैं। ये सुन के आर्यन खुश होती है और उसे अपना काम कंटिन्यू करने के लिए बोलती है। अब आर्क जो होता है उन सभी पैसे और धन जो भी उसने जुटाए थे वो बाहर लेके आ जाता है। आर्या जो होती है वो भी उसे थोड़ा बहुत पैसा देती है क्योंकि उसने उसकी मदद की है, और वो उसे उसी की सिटी में चलने के लिए पूछती है, जिसपे आर्क उसे कहता है अगर मैं तुम्हारी सिटी में गया तभी मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है, जिसपे वो कहती है कि तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं होगी, मैं तुम्हें अपनी एक सिटी में ले जा सकती हूँ, मुझे एल्डर की इजाज़त की ही जरूरत पड़ेगी। जिसके ऊपर आर्क जो होता है अब वो उसे अपना सच रिवील करने की सोचता है, क्योंकि वो उसे अपना मास्क उतारना ही पड़ेगा, इसलिए वो अपना स्केलेटन वाला चेहरा दिखा देता है। आर्या ये देख के हैरान नहीं होती, वो कहती है शायद से तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज होगा, हम इस कर्ज का उपाय ढूंढ सकते हैं और तुम्हें वापस से हम नॉर्मल कर देंगे। ये बात जान के आर्क काफी ज्यादा खुश होता है और वो आर्या के साथ उसी के ही विलेज में चलने की सोच लेता है। अब वो लोग एल्फ की टेरिटरी में जाने लगते हैं। एल्फ की टेरिटरी में जाने के दौरान ही हमें दिखाया जाता है कि आर्क जो है एक गड्ढे में गिर जाता है, एक नदी के पास में भी जाता है जहाँ पे वो लोग आराम से पेट भर के पानी पीते हैं। तो दूसरी तरफ आर्क उसे फिशिंग अपनी टेक्निक भी दिखाता है। आर्क और वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे अपनी इस जर्नी के दौरान। आर्यन के पेट से आवाज आती है जिसपे आर्क अब उसके लिए शिकार करने के लिए जाता है, वो वहां से चला जाता है। अब आर्यन के पास एक अच्छा मौका होता है कि वो पोंटा के साथ खेल सकती है, पर वो पोंटा को सोता हुआ देख के अपना हाथ पीछे ले लेती है, पर पोंटा उसी समय जाग जाती है। जिसके बाद अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। आर्क अब एक बोर को लेके आ रहा होता है, वो सामने देख पाता है कि आर्यन जो है वो पोंटा के साथ खेल रही है। ये देख के वो हैरान था। आर्यन जो होती है उसे बहाने मारने लगती है, पर वो तब भी कुछ भी नहीं कहता है। अब अगले दिन आर्यन जो होती है उसे धीरे धीरे करके अपने विलेज के बिल्कुल पास में ले आती है। वो जब आवाज लगाती है तब गेट उसी समय खुल जाता है। अब हमें आर्यन के विलेज के अंदर उसके फादर को दिखाया जाता है जिसका नाम डिलन होता है, जो कि इस विलेज का एल्डर है, और उसकी मदर ग्लेनिस को भी दिखाया जाता है। ग्लेनिस अपनी एज
245 बताती है और आर्क अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है कि सच में एल्फ इतने ज़्यादा ओल्ड होते हैं। ये बात जान के वो भी हैरान था। डिलेन अब हैरानी से पूछता है कि तुमने लॉर्ड के मैंशन पे क्यों अटैक किया, इसकी वजह से हम दोनों नेशंस के बीच में एक युद्ध भी छिड़ सकता है। जिसके ऊपर आर्यन बताती है कि हमारे कुछ लोग उन्हीं के ही मैंशन के अंदर बंद थे और ये बात आर्क भी कंफर्म करता है। जिसके ऊपर डिलेन बताता है कि हमें हाई एल्डर्स की कॉन्फ्रेंस के अंदर जाना पड़ेगा। आर्यन तैयार होती है, जो भी उसके साथ हुआ है वो सारी चीजें बताने के लिए। डिलेन इस पे मान जाता है। अगले दिन वो निकल जाते हैं। आर्क जो होता है वो ग्लेनिस के साथ अब विलेज में घूमने लगता है, जो कि आर्यन की मदर होती है। विलेज के अंदर घूमते घूमते वो लोगों के पास एक आइडिया आता है जिसमें वो बैटल करना चाहते हैं। ग्लेनिस जो होती है वो बताती है कि आर्यन को स्वॉर्ड मास्टरी मैंने ही सिखाई है। ये बात सुन के आर्क हैरान था। ग्लेनिस उससे अटैक करने लगती है, उसे वो एक सरप्राइज अटैक से हरा देती है और वहाँ पे आर्क को नीचे गिरा देती है। आर्क हैरान था कि मैं इससे कैसे हार सकता हूँ। वहीं ग्लेनिस कहती है तुम्हारे अंदर वो दम नहीं है जो कि मैंने सोचा था, तुम मेरी बेटी की रक्षा ऐसे कैसे करोगे। इसके बाद वो वापस से एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं। इस बार आर्क ने सोचा था कि वो उसे जरूर हरा के रहेगा और वो उस पर अटैक करने के लिए ग्लेनिस आगे आती है। उसकी स्पीड काफी तेज थी, वो उसे बार बार हराने लगती है। ये सिर्फ एक बुलिंग ही हो रही थी। आर्क जो होता है वो सोचता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। ग्लेनिस से मुझे शायद से स्वॉर्ड मास्टरी की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी और वो अपनी स्पीड का जलवा दिखाते हुए उसके पीछे पहुंच तो जाता है, पर एट दी एंड वो ग्लेनिस से पिटाई खा जाता है। वहीं ग्लेनिस कहती है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा गया। अब वो घर की तरफ निकलते हैं जहाँ पे कि आर्क नहा रहा होता है, पर उसी समय जब वो नहा रहा होता है वहाँ पे आयरन आ जाती है। आयरन जो होती है अपने आगे एक बहुत बड़े स्केलेटन को देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ आर्क को नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तभी आयरन जो होती है वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और उस पूरे कमरे को जला के राख कर देती है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हमें बाहर से देखने को भी मिलता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पे, वो सब बैठे हुए होते हैं। डिलेन उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, जिसके ऊपर आयरन बताती है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, आप कोई भी चिंता मत कीजिए। तो दूसरी तरफ अब डिलेन बताता है कि हाई एल्डर्स ने आर्क को रिक्रूट करने के लिए सोचा है क्योंकि आर्क पावरफुल है और उसे वो बाकी के एल्फ जो कि गायब हैं उन्हें ढूंढने में भी मदद कर सकता है आर्यन की। पर वो उसे बताता है कि उसके पास ऐसा धन नहीं है जो कि वो आर्क को दे सकता है, इसलिए आर्क को शायद से वो रिक्रूट ना कर पाए। पर वो उसे एक चीज बताता है, एक इन्फॉर्मेशन जिसके बदले वो उनके लिए काम कर सकता है, जो कि लॉर्ड क्राउन की एक स्प्रिंग वाटर है। उसके अंदर जो कोई भी जाएगा उसका कर्ज दूर हट जाएगा। ये स्केलेटन कर्ज भी दूर हो सकता है। पर एक चीज है जिसकी तुम्हें फिक्र करनी चाहिए, वहाँ पे ड्रैगन लॉर्ड्स काफी सारे रहते हैं। वहाँ पे सबसे पावरफुल ड्रैगन लॉर्ड रहता है जो कि उस लॉर्ड क्राउन की सुरक्षा करता है और उसी की वजह से वहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं पहुँच पाया। वहाँ पे स्पिरिट्स का भी राज है। पर आर्यन तुम्हारी मदद कर सकती है जो कि एल्फ है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमंस का जाना मना है। अगर आर्यन वहाँ पे नेगोशिएट कर सकती है तो शायद से तुम्हारी कर्ज टूट सकता है। आर्यन भी आर्क की मदद करने का वादा करती है। अब उसी रात के दिन हमें दिखाया जाता है जब आर्क अपने बेड पे लेटा हुआ होता है। वो अपनी ऊपर से खुद का ही होली मैजिक का इस्तेमाल करने की सोचता है, क्योंकि उसने काफ़ी सारे लोगों की मदद की थी उनका कर्ज हटाने में। तो क्या पता उसका कर्ज भी उसके ऊपर से हट सके, और वो इसके लिए ट्राई भी करता है। अपना हाथ आगे तो करता है और वहाँ पे एक बहुत अच्छा मैजिक भी चालू हो जाता है। उसकी ह्यूमन स्किन आने लगती है। पोंटा भी ये देख रहा होता है, पर कुछ समय बाद वो ह्यूमन स्किन जो कि फ्लैश अभी बाहर निकल के आया था वो वापस से गायब हो जाता है। पर उस समय की खुशी आर्क की काफ़ी ज़्यादा होती है और आर्क के उस हाथ के चले जाने के बाद वो वापस से उदास हो जाता है। उससे उसे पता चलता है कि वो इस कर्ज को इस तरह नहीं हटा सकता है। अगले दिन की सुबह को हमें दिखाया जाता है कि अब आर्यन जो होती है वो आर्क के साथ जा रही होती है। आर्क चलते हुए उससे बताता है कि रात के समय उसने मैजिक का इस्तेमाल करके अपना कर्ज हटाने की तो कोशिश की थी, पर उसमें कामयाब नहीं हो पाया। उसी रात के दिन हमें उन्हें एक इन में दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं और आर्यन उन्हें बता रही होती है कि हमें जंगल के रास्ते से जाना है। पर तभी वहाँ पे उन्हें खाना सर्व करने वाली बूढ़ी आंटी बताती है कि यहाँ पे वुल्फ का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, अगर तुम वहाँ से गए तो शायद से तुम मर भी सकते हो। पर आर्यन उनकी फिक्र करने से मना कर देती है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है वो लोग जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। आर्यन उसे बताती है कि उन वुल्फ के जितने भी फर होते हैं उनकी मदद से एक वेडिंग ड्रेस बन सकती है। उसकी सिस्टर की शादी है, वो उसे वो गिफ्ट करना चाहती है। पर तभी वहाँ पे वुल्फ काफ़ी सारे आ जाते हैं, उनके ऊपर अटैक तो करते हैं, पर आर्क उनको बचाने की कोशिश करता है। आर्यन को बचाते हुए एक वुल्फ को मारता तो है और वो सिर्फ शेडोज होती हैं, जो कि उन्हीं की एक स्किल होती है। जब वो पैक के अंदर लोगों के ऊपर अटैक करते हैं वो अपने काफ़ी सारे क्लोन्स यानी कि शेडोज को भेजते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। उनका ध्यान जब हटता है तब वो लोगों पे अटैक करके उन्हें मार देते हैं। ये बात आर्क और आर्यन को पता थी
फिर भी वो कुछ को मारने में कामयाब हो पा रहे होते हैं। और वहाँ पे अब उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा थी और पता करना मुश्किल था कि आखिरकार कौन सा शैडो है, कौन सा क्लोन है। इसलिए उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पर वो तब भी इन सारी मुसीबतों को फेस करते हुए उन सारे वुल्फ को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। आर्क कहता है कि हमें इसके लीडर को हराना पड़ेगा। लीडर तो वहीं पे होता है और आर्क अब उससे फाइट करने के लिए उसके पीछे चला जाता है, पर वो वुल्फ उसके अटैक से बच जाता है। उसके पाँव में वही रिंग होती है जो कि उससे पहले उसने एक और मॉन्स्टर के ऊपर देखी थी और उसने उसे तबाह कर दिया था। इस बार वो उसकी रिंग को इसी तरीके से ही तबाह कर देता है। जैसे ही वो उस वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, उसकी रिंग वहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाती है और वो वुल्फ जो होता है वो वहाँ से अपने साथी को बुला के जाने लगता है। वहाँ पे आर्यन भी आती है। वो ये देख के हैरान थी कि आखिरकार ये वुल्फ चला क्यों गया। आर्क कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो और वो उन्हें उसी रिंग के बारे में बताता है। आर्यन कहती है हमें अभी इसका मतलब नहीं पता है और वापस से एक और मिस्ट्री इनके लिए खड़ी हो गई। दूसरी तरफ अब हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि अब एल्फ के किंगडम की तरफ बढ़ रही होती है, जिससे कि ह्यूमन रेस के बारे में नेगोशिएट कर सके, जो कि अभी ही एक लॉर्ड के मेंशन में हरकत हुई थी। पर तभी उनके ऊपर अटैक होता है। उनका कैरेज उसी समय रुक जाता है। कैरेज के बाहर अफरा तफरी मच जाती है। पोंटा को ये चीज महसूस होती है और पोंटा उसी तरफ भागने लगता है। कैरेज के अंदर प्रिंसेस की जो मेड होती है वो प्रिंसेस को बचाने की कोशिश कर रही होती है, तो दूसरी तरफ बाहर से लोग उसे मार देते हैं। अब प्रिंसेस काफी ज्यादा घबरा जाती है। प्रिंसेस बाहर आती है, उसके ऊपर भी अटैक होता है। उसकी छाती के आर पार स्वॉर्ड हो जाती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार हमने इन्हें मार ही दिया। तभी पोंटा उनके एक साथी पे अटैक करता है और जब उसका साथी पोंटा को मारने वाला था, आर्क बीच में आ जाता है और उसे खत्म कर देता है। अब वो प्रिंसेस के पास में जाता है। पीछे से उनके ऊपर वो लोग अटैक करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे वही वुल्फ का पैक आ जाता है जो कि उनको एक एक करके मार देता है। अब वही कि वह वुल्फ किंग जो होता है वो आर्क को एक इशारा दे देता है और इसी के साथ आर्क जो होता है उन सभी लोगों को ख़त्म कर देता है। वो प्रिंसेस को हील करने की कोशिश करता है अपने होली मैजिक की मदद से और वो प्रिंसेस को हील करने में कामयाब भी हो पा रहा होता है। वो कहता है कि इससे हम मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं अगर ये गेम की बात होती, पर अभी मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ तो शायद से मैं सभी लोगों को वापस से हील ना कर सकूँ। प्रिंसेस की आंखें खुलती है। वो अपने आगे अपनी मेड को देखती हैं और वो उसे कहती हैं कि जैसे कि तुम्हें पता है हमारे ऊपर अटैक हुआ था, हम लोग अभी भी जिंदा हैं। इसका मतलब ये हमारे लिए इशारा है कि हमें एल्फ से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें जल्द से जल्द अब उनकी ही तरफ यानी कि उनके किंगडम पे पहुंचना है। आर्क ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है। उसे लगा था शायद से वो कोई नोबल गर्ल होगी, पर तो वो रॉयल्टी की गर्ल है। ये जान के वो काफी ज्यादा हैरान था। अब हमें दिखाया जाता है आर्क चलते चलते आर्यन के पास में आ जाता है। आर्यन के पास वही वुल्फ के फर होते हैं जो कि अपनी सिस्टर के लिए इकट्ठा कर रही थी। वो एक सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। सिटी के अंदर चलते हुए वो देख पा रहे होते हैं एक लड़की के ऊपर कुछ लोग लड़के अटैक कर रहे हैं, पर तभी वो लड़की एक एक करके उन पे अटैक करती है और उन सभी को एक साथ आने के लिए कहते हैं, जिसपे वो लड़के भड़क जाते हैं और जब उस पर अटैक करने जाते हैं वो लड़की उन्हें हरा देती है। आर्क ये देख के हैरान होता है, पर तभी वो लड़की कहती है हम अब दूसरी बार मिल रहे हैं। ये बात सुन के आर्यन हैरान थी कि आखिरकार ये लड़की कौन है जो कि आर्क से दूसरी बार मिल रही है। आर्क को भी नहीं पता था कि ये कौन है, पर वो बताती है कि मैं वही निंजा गर्ल हूँ जिसे कि तुमने उस दिन इनमें देखा था और जिसने तुम्हें वो मैप दिया था। आर्यन ये बात जान के हैरान थी कि उस दिन आर्क को वो मैप बल्कि इस लड़की ने दिया था और वो लड़की अपना नाम चियोमे बताती है। चियोमे जो कि इस दुनिया की निंजा है जिन्हें कि जिन कहा जाता है। ये बात जान के आर्क हैरान था कि इन निंजाओं को यहाँ पे जिन कहा जाता है और ये उसी की ही मेन लैंड की थोड़े बहुत वर्ड्स मिलते जुलते हैं। इससे कि वो समझ जाता है कि शायद से इनके लेट एंसेस्टर जो हैं वो शायद से पृथ्वी के रह चुके होंगे। आर्क उनके फाउंडर के बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था, पर चियोमे जो होती है वो अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है क्योंकि क्लांसमैन को लोगों ने यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है। मैं उन्हें यहाँ पे छुटाने के लिए आई हूँ। अगर आर्क मेरी मदद करे तब मैं उसकी बहुत ही बड़ी आभारी रहूँगी। पर आर्क उसे बताता है कि मुझे तो अभी लेडी आर्यन ने रिक्रूट किया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। ये सब लेडी आर्यन के फैसले पे ही डिपेंड रहेगा। आर्यन जो होती है उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। वो लोग अब स्लेव मार्केट की तरफ निकलने लगते हैं जहाँ पे कि उन लोगों को बंदी बना के रखा हुआ होगा, जहाँ पे कि उन्हें एल्फ भी मिल सकते हैं। अब वो लोग एक एक करके पहाड़ के ऊपर पहुँचने लगते हैं। उसी दौरान चियोमे जो होती है वो अपने फाउंडर के बारे में कहानियाँ बताने लगती है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, वो ह्यूमन रह चुके थे, वो एक दूसरे किंगडम से आए थे और उन्होंने ही हमारी क्लैन को ये सारी चीज़ें सिखाई थी जिनका इस्तेमाल मैं आज कर रही हूँ। वो स्लेव मार्केट को देखने लगते हैं एक पहाड़ की चोटी पे से। स्लेव मार्केट के अंदर एक केज के बाहर दो लोग कहते हैं अगर हम इन्हें दूसरी कंट्री में भेज दे तब हमारे पास कितने सारे पैसे हो जाएंगे।
अब हमें उसी स्लेव मार्केट के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे चियोमी बताती है कि हमें इनके ऊपर हजरात को अटैक करना पड़ेगा। इसकी मदद से हम लोगों को बचा तो सकते हैं पर कुछ लोग मारे भी जाएंगे इस दौरान, हम सभी लोगों को नहीं बचा सकते। जिस पे आर्क उन्हें बताता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सभी लोगों को बचा सकते हैं। चियोमी हैरान थी, ऐसे कैसे हो सकता है। लेडी आर्यन उन्हें बताती है कि आर्क जो है वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। ये बात जान के चियोमी हैरान थी क्योंकि उनके फाउंडर जो थे वो भी स्पेस एंड टैलेंट का इस्तेमाल कर सकते थे और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि आखिरकार हम सभी लोगों को बचा सकते हैं। अब चियोमी की इस तरह की स्माइल को देख के आर्क भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। चियोमी कहती है तब हमें जल्द से जल्द अटैक करना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है अपने बाकी लोगों को बुलाने के लिए और उन दोनों को अब वहीं पे वेट करना था। अब वो एक इनमें आते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ पे लेडी आर्यन उसे कुछ बग खिला रही होती है जिनसे कि आर्क की काफ़ी ज़्यादा फटती है और आर्क कहता है कि इनका मीट तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है आर्क के मास्क को जो कि उसने 15 गोल्ड कॉइन में खरीदा था। लेडी आर्यन उसकी बेइज्जती करने लगती है क्योंकि उसे और पोंटा को दोनों को ही उससे डर लग रहा था, पर आर्क को तो उनसे कुछ अलग ही उम्मीद थी कि वो काफी ज्यादा खुश होंगे, उनका रिएक्शन आइसो स्पीड की तरह होगा। तभी वहाँ पे चियोमी अपने एक साथी के साथ आ जाती है जिसका नाम गोएमोन होता है। गोएमोन एक मस्कुलर बॉडी वाला बंदा होता है जो कि आर्क के साथ एक एक हाथ जैसी फाइट करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं। तभी वो दोनों घबरा जाती हैं लड़कियाँ। तभी वो दोनों अपने एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए डांस करने लगते हैं। वो दोनों खुश होते हैं एक दूसरे से मिल के। चियोमी कहती है कि मस्कुलर बॉडी वाले ऐसे ही होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है स्लेव मार्केट के ऊपर अब वो लोग अटैक करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे कि उनका प्लान ये था कि गोएमोन और आर्क जो है वो मेन गेट से अटैक करेंगे। जब सबका ध्यान उनके ऊपर होगा वो पीछे वाले रास्ते से जाके लोगों को बचा लेंगे। ऐसा ही होता है। गोएमोन जो होता है वो अपने स्टोन मैजिक का इस्तेमाल करता है। आर्क के साथ मिलके वो दोनों मेन गेट से अटैक करने लगते हैं जहाँ पे सारे गार्डों का ध्यान उन्हीं के ऊपर होता है और वो सभी उनके ऊपर अटैक करने के लिए तो जाते हैं पर आर्क और गोएमोन दोनों मिलके उन सभी को एक एक करके सबक सिखाने लगते हैं। वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जहाँ पे गोएमोन जो होता है अपने शरीर को इतना ताकतवर बना लेता है कि उसके ऊपर किसी भी ब्लेड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो दूसरी तरफ आर्क जो होता है टेलीकिनेसिस की पावर का इस्तेमाल करता है और बड़े बड़े पत्थर उन गार्ड्स के ऊपर फेंकने लगता है। ऐसे ही गोएमोन करता है, वो अब पृथ्वी के अंदर से बड़े बड़े स्पाइक्स बाहर निकालने लगता है और ऐसा ही आर्क भी करता है, वो भी बहुत बड़े स्पाइक्स बाहर निकालता है। आर्क के स्पाइक्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, इसकी वजह से वो पूरी जगह ही स्पाइकों से भर जाती है और वहाँ की जितनी भी दीवारें होती हैं तहस नहस होने लग जाती है। दूसरी तरफ चियोमी और आर्यन जो होती है वो दोनों एक बिल्डिंग पे चढ़ते हुए उस किंगडम के अंदर घुस जाती है जो कि उन स्लेव्स को पकड़ने के लिए बनाया गया था। अब वो कमरे के अंदर भी घुस जाते हैं जहाँ पे सारे गार्ड जो होते हैं आर्क और गोएमोन की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे कुछ और गार्ड्स आ जाते हैं जिनका ध्यान उनके ऊपर पड़ जाता है। वो उन्हें रोकने के लिए जाते हैं पर तभी चियोमी जो होती है एक इस तरह के साइक्लोन का इस्तेमाल करती है अपने जुत्सु की मदद से कि वो उसी समय 2 गार्ड्स को मार देती है। आर्यन ये देख के खुश होती है कि इतनी सी छोटी एज में कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वहाँ से और भी गार्ड्स आ रहे होते हैं पर तभी आर्यन जो होती है अपनी फ्लेम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मार देती है। अब वो एक एक करके सारे स्लेव्स को बचाने लगते हैं और चियोमी जो होती है वो चिल्लाते हुए कहती है जो लोग फाइट कर सकते हैं वो गार्ड्स को रोकें और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो हमारे साथ बाहर चलें। आर्यन जो होती है वो अब उन गार्ड से फाइट करने लगती है। बाहर हमें दिखाया जाता है आर्क बिल्कुल ठीक होता है और गोएमोन भी बिल्कुल ठीक होता है बिल्डिंग के टूट जाने के बावजूद भी। अब वो दोनों जो होते हैं आसपास देखने लगते हैं कहीं और भी तो लोग यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे और कोई भी लोग नहीं होते हैं, इसलिए वो लोग जो होते हैं आर्यन और चियोमी से मिलते हैं। अब वो लोग वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं क्योंकि दूसरी तरफ और भी ज़्यादा स्लेव्स हैं, वो उन्हें बचा सकते हैं जिसके लिए वो तैयार होते हैं। गोएमोन जो होता है कहता है मैं तो इस मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अब वो लोग ऐसा ही करते हैं। अब वो एक दूसरी तरफ बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पे और भी स्लेव्स हो सकते हैं। आर्यन जो होती है वो गार्ड से फाइट करने लगती है आर्क और चियोमी के साथ मिलके। दूसरी तरफ हमें गोएमोन को भी दिखाया जाता है। गोएमोन जो होता है बड़ी तेजी स्पीड से अब वो वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे कि स्लेव्स को कैद करके रखा हुआ होता है। वो वहाँ से कुछ स्लेव्स को आज़ाद तो करा देते हैं पर कुछ स्लेव्स वहाँ पे मरे हुए होते हैं। गोएमोन बाहर वाले गार्ड से काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहा होता है और उसी समय हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अब एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल होता है। स्लेव सब जंगल में पहुंच चुके होते जहाँ पे वो सुरक्षित थे। वहीं दूसरी तरफ सारे गार्ड्स हैरान थे कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, एक बंदा इतना पावरफुल। उसी समय वहाँ पे आर्क भी आ जाता है। अब तो इनकी खैर नहीं थी। आर्क और गोएमोन एक साथ मिलके काफ़ी सारे स्पाइक्स अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए बाहर ले आते हैं और उसी समय वो किंगडम पूरे तरीके से तहस नहस हो जाता है जो कि स्लेव्स को पकड़ने के लिए बनाया गया था। चियोमी जो होती है वो कहती है कहीं वो दोनों ठीक तो होंगे, जिस पे लेडी आर्यन कहती है कि हाँ, और तभी उनके पीछे टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं।
जो लोग मर चुके थे, आरान जो होती है उनकी बॉडी को बर्न कर देती है, जिसकी वजह से उनकी आत्माएं तो दूसरे लोक में जा सके। चोमे जो होती है इसका बदला लेने का वादा करती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, अब हमें दिखाया जाता है चोमे और गोएमोन को आते हुए, जो कि कहते हैं अगर तुम्हें हमारी कभी भी जरूरत पड़े तब हम तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। ये बात सुन के आर्क भी खुश था और वो गोएमोन से एक एक हाथ वापस से करता है और वो दोनों खुश थे एक दूसरे से। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे चियोमी जो होती है लेडी आर्यन को बताती हैं उनके बाकी के एल्फ मेंबर जो हैं वो होली एम्परर ऑफ रेवलॉन में मिलेंगे, और जब से उसने ये नाम सुना था उसी समय से उसकी हालत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ प्रिंसेस अपनी बड़ी सिस्टर के पास में आती है जहाँ पे वो उसके गले रख के रोने लगती है। उसकी बड़ी सिस्टर बताती है कि मैंने तो वो अफवाह सुन के काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, जहाँ पे कि हमें बताया जाता है कि प्रिंसेस की इस तरह की अफवाह उड़ा दी गई है कि वो मर चुकी हैं, क्योंकि जहाँ पे उनका कार्ड मिला था वहाँ पे एक नेकलेस भी था जो कि प्रिंसेस का था। ये बात सुन के प्रिंसेस को पता चल चुका था कि इनमें से ये मेरे भाई की ही साजिश है। उनके मरने के बाद सिर्फ उसके ही भाइयों की वो राजगद्दी हो जाएगी, इसलिए वो कहती है कि मेरी अभी जिंदा रहने की बात अपने तक ही सीमित रखो, किसी और को ये बात पता न चल पाए। इस दौरान वो एल्फ किंगडम से खुद का सपोर्ट भी मांग सकती है। इसकी मदद से राजगद्दी पे उसका अधिकार पूर्ण रूप से स्थापित भी हो सकता है। उसकी बड़ी बहन इसके लिए मान जाती है। दूसरी तरफ लेडी आर्यन जो होती है वो आर्क के साथ चल रही होती है और आर्क की चीज नोटिस करता है। जब से लेडी आर्यन ने होली एम्परर ऑफ रेवलॉन के बारे में सुना है, जब से ही उसका मूड थोड़ा सा खराब है, इसलिए वो उसे जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार बात क्या है। जिसके ऊपर लेडी आर्यन उसे बताती है कि उस किंगडम के अंदर एल्फ को बेचा और खरीदा जा सकता है, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। उसी दौरान उन्हें हवा के अंदर काफी सारे वेरिएंट उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो उनके ऊपर अटैक ना कर दे इससे पहले आर्क उनके ऊपर लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। काले बादल मंडराने लगते हैं और एक बहुत बड़ी बिजली उन वेरिएंट्स के ऊपर गिरने लगती है। उसी दौरान वो बिजली जो है वो पोंटा और लेडी आर्यन के ऊपर भी गिर जाती है और ये सारी चीजें होते हुए एक दूसरा बंदा भी दूर से देख रहा होता है और उनके बारे में वो चीजें किताब में लिख रहा होता है और वो कहता है कि मुझे मेरा कैंडिडेट मिल चुका है। दूसरी तरफ अब हमें आर्क को दिखाया जाता है जो कि बॉर्डर के पार एक ऐसा टाउन है जहाँ पे कि वो बैठे हुए होते हैं। लेडी आर्यन अपने कान छिपाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि अब वो एक ऐसी कंट्री के पास में पहुँचने वाले हैं जहाँ पे कि एल्फ को खरीदा और बेचा जा सकता है, इसलिए हमें इंसानों के बीच में अपने आप को छिपा के रखना पड़ेगा। आर्क उसके लिए परेशान था, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और पर्सन आता है जो कि एल्फ होता है। उसके कान भी काफ़ी बड़े लंबे थे और लेडी आर्यन ये देख के उसके कान छिपाने के लिए कहती है, जो कि वही बंदा होता है जो कि उन्हें फाइट करते हुए वेराइन के साथ देख रहा होता है। और वो वहाँ पे आता है, वो उन लोगों की तारीफ करने लगता है कि तुमने जैसे कि उन वेराइन को मारा था वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। और दूसरी तरफ लेडी आर्यन उसका कान ढक रही होती हैं, पर तभी वहाँ पे इनकी मालिक आती है जो कि कहती है, क्रेसी तुम अपने काम यहाँ पे कर सकते हो। ये बात सुन के वो लोग हैरान थे कि क्रेसी को यहाँ पे हर कोई जानता है जो कि उस बंदे का नाम है। वहीं क्रेसी जो होता है उनसे बात करने के लिए कुछ समय मांगता है। उसी दौरान वो ये भी बताता है कि उसे यहाँ पे 10 साल हो गए हैं रहते हुए, इंसान मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसकी ये बात सुन के लेडी आर्यन जो होती है वो गुस्से में कहती है कि तुम्हें इंसान अच्छे लगते हैं जो कि हमें स्लेव बना के रखते हैं। हमारी ही जाति और प्रजाति के लोगों को वो लोग बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं। उसकी ये बात सुन के कैसी जो होता है वो कहता है कि तुम अभी ये बात नहीं समझोगी, पर आने वाले टाइम में एल्फ और इंसान एक साथ रहेंगे, वो समय नज़दीक ही आने वाला है। लेडी आर्यन इसकी इस तरह की बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। दूसरी तरफ क्रेसी जो होता है उनकी मदद मांग रहा होता है। उसे एक बीस्ट को पकड़ना है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है और अभी तक उसे वो नहीं मिला है। उसके बदले वो उन्हें होली एम्परर ऑफ रेवलॉन का मैप भी देगा। उसकी ये बात सुन के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान थे क्योंकि इन्हें अभी इस मैप की ज़रूरत भी है, इसलिए वो तैयार हो जाते हैं। उस दिन आर्कुस इनकी मालिक को 5 गोल्ड कॉइन देता है। इसके बदले वो मालकिन जो होती है खुशी में उसे एक बियर का पूरा एक कैन दे देती है, जहाँ पे कि हमें लेडी आर्यन को दिखाया जाता है जो कि वो अपने कमरे के अंदर बैठी हुई होती है और वो उसी बियर को पी जाती है। उसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए वो एक गिलास पे नहीं रुकती है, वो बार बार उसे पीने लगती है। आर्क भी ये देख रहा होता है। अब आर्क ये देखता है कि लेडी आर्यन को अब उसका नशा चढ़ चुका है और जो लेडी आर्यन होती है वो अब आर्क के सर को हिलाने लग जाती है। वो उसे इतना ज़ोर से हिलाती है कि उसका सर ज़मीन पे पटकने लगती है, जिसकी आवाज़ वहाँ की इनकी मालकिन भी सुन रही होती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो सभी टाइम पे पहुँचते हैं जहाँ पे क्रेसी उन्हें पिक करने के लिए आया था अपने दोस्त के साथ। अब वो रास्ते में जाने लगते हैं। अब उसी दौरान लेडी आर्यन का नशा अभी तक नहीं उतरा था, इसलिए क्रेसी जो होता है उसे एक ऐसी दवाई देता है उसकी वजह से उसका नशा उतर सकता है।
वहीं हमें पोंटा को दिखाया जाता है जो कि एक इस तरह का पर्दा खोलता है जिसके अंदर काफ़ी सारे गॉब्लिन्स मरे हुए होते हैं। अब वो चलते चलते वहाँ पे लेडी आयरन को भी एक दवाई दे देते हैं जिसकी मदद से उनका नशा एक ही झटके में उतर सकता है, जो कि क्रेसी के ही एक साथी ने उन्हें वो दवाई दी हुई होती है। वहीं लेडी आयरन कहती है कि यह हकीकत में मेरा नशा उतार तो देगी, जिस पे क्रेसी हाँ बोलता है और क्रेसी उन्हें ये भी बताता है कि जिस मॉन्स्टर का हम शिकार करने वाले हैं वो रात के समय ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, दिन के समय वो कम रहता है, इसलिए शायद से हमें उसके ऊपर रात में ही अटैक करना पड़ेगा। आर्क उसकी ये सारी बातें सुन के हैरान था। क्रेसी जो होता है उन्हें ये भी बताता है कि ये सबसे पहले जो वेरेंस है इनके ऊपर ही वो मॉन्स्टर अटैक करता है। तभी हमें पता चलता है कि जो क्रेसी का फ्रेंड है वो पीछे नहीं दिख रहा होता है, तभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो कि अंडरग्राउंड रहता है वो अटैक कर देता है। उसे देख के आर्क जो होता है वो क्रेसी के फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, जिसकी कार्ड जो है वो पलट चुकी हुई होती है और वो खड़े होने की हालत में नहीं होता है। लेडी आयरन सबसे पहले जाती है, उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने फायर मैजिक से इस्तेमाल करती है, पर उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। वो अभी भी जिंदा था। वो लेडी आयरन के ऊपर अटैक कर देता है, पर आर्क बीच में आके उसके अटैक को रोक लेता है। लेडी आयरन अब वो वहाँ से क्रेसी के फ्रेंड को बचाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ आर्क जो होता है उस मॉन्स्टर को जमीन में से बाहर निकाल के इतना ज़्यादा पृथ्वी पे पटक के मारता है कि उसकी जो रिंग लगी हुई थी वो भी टूट जाती है। अब दूसरी तरफ क्रेसी जो होता है उन्हें उनका रिवॉर्ड दे देता है जिसके अंदर एक मैप और मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा हुआ था। लेडी आयरन उससे शुक्रिया कहती है कि उसने उनकी इतनी मदद की, तो दूसरी तरफ क्रेसी भी उनका धन्यवाद करता है कि उन्होंने भी उनकी मदद की है। क्रेसी का वही फ्रेंड वहाँ पे आता है जो कि लेडी आयरन को धन्यवाद करता है उसकी जान बचाने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब वो अपने होली किंगडम ऑफ रेवलॉन में देरी से ना पहुँचे, इसलिए वो समय से निकल जाते हैं। वो जंगलों के अंदर से होते हुए होली किंगडम ऑफ रेवलॉन में पहुँच जाते हैं। वो गेट के बाहर देख पाते हैं जो कि एक बहुत बड़ी दीवार बनी हुई होती है। अंदर काफ़ी सारे नाइट्स अपनी पहरेदारी कर रहे होते हैं। अब वो सारे के सारे ऐसे क्लूज ढूंढने लग जाते हैं जिससे कि एल्फ के बारे में उन्हें थोड़ा पता चल सके। अब वो सिटी के अंदर घूमते हुए काफ़ी सारे शॉप्स के अंदर और बच्चों से काफ़ी तरह के सवाल पूछते हैं। वो वहाँ की जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे। इसी तरह शाम हो जाती है जहाँ पे आर्क जो होता है वो पोंटा के साथ बैठा हुआ होता है। वो बताता है कि यहाँ से लोग काफ़ी ज़्यादा गायब हो रहे हैं जिसकी न्यूज़ के बारे में पूरी सिटी को पता है, पर कोई भी उसका असली रीज़न नहीं जानता है। क्या चीज़ ये फोर्ट्रेस से जुड़ी हुई तो नहीं है। तभी एक चिल्लाने की आवाज़ होती है जो कि लड़की की होती है। पोंटा के साथ आर्क उसी तरफ चला जाए जहाँ पे एक लड़की के साथ 3 लड़के ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। वो उसे कहीं ले जाना चाहते थे, पर तभी आर्क वहाँ पे आ जाता है और एक लड़की को पकड़ लेता है। जब उसके बाकी साथी आर्क पे अटैक करने के लिए आते हैं वो अपनी फिंगर फ्लिक का इस्तेमाल करता है और उन्हें दीवार से भेड़ देता है। इस तरीके से वो उन तीनों लड़कों को मार के भगा देता है। वो तीनों लड़कों को पता था कि वो नहीं हरा सकते हैं, इसलिए वो चले जाते हैं। वो लड़की आर्क को गले लगाती है। लेडी आयरन आके देखती है, तब उसे उसके ऊपर शक हो जाता है कि आखिरकार इस लड़की के साथ इस तरह के आले में क्या कर रहा है, और वो अब उस लड़की को भगाने लगती है अपनी इविल स्माइल से। वो लड़की डरते हुए भाग जाती है। अब रात को हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं तीनों लोगों को जो कि मॉन्स्टर्स के आगे बैठे हुए होते हैं वो अपने मास्टर से बता रहे होते हैं कि हम शिकार लेके नहीं आ पाए। उसकी ये बात सुन के वो अपने मॉन्स्टर को ही उन्हें खाने के लिए कह देता है। अब वो अपने सबसे ताकतवर मॉन्स्टर के पास जाता और कहता है, तुम अभी तक नहीं जागे, तुम ही तो मेरा मास्टर हथियार हो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है लेडी आयरन को और आर्क को जो कि उसी फोर्ट्रेस के पास में आए हुए होते हैं। लेडी आयरन को ये बात पता चली थी कि यहाँ पे 4 महीने पहले कुछ एल्फ्स को लाया गया था। अब उनके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है। आर्क को पता था कि 4 महीने में उनके साथ कुछ भी हो सकता है, पर लेडी आयरन उन्हें ढूंढना चाहती थी, इसलिए वो उस फोर्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं। फोर्ट्रेस के अंदर जैसे ही वो आते हैं वो पूरा खाली होता है, जहाँ पे लेडी आयरन बताती है कि मेरे सुरागों से मुझे ये बात पता चली थी कि यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाज़ा है जो कि एक ब्रिक को दबाने से ही खुलता है। ऐसा ही होता है, वहाँ पे एक सीक्रेट पैसेज खुल जाता है। वो उसके अंदर जाने लगते हैं जहाँ पे 2 गार्ड एक दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। आयरन सजेस्ट करती है कि हमें सिर्फ इन्हें बेहोश ही करना है। ऐसा ही वो लोग करते हैं पोंटा की मदद से। जहाँ पे लेडी आयरन तेजी से जाती है, एक गार्ड को बेहोश कर देती है, तो दूसरी तरफ आर्क भी ऐसा ही करता है। लेडी आयरन से वो दरवाज़ा नहीं खुलता है, इसलिए आर्क जो होता है उस दरवाजे को स्लाइड करते हुए खोलता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे केज बने हुए होते हैं जिसके अंदर लोगों की हड्डियाँ होती हैं। अब पोंटा एक आखिरी दरवाजे पे पहुँचते, उस दरवाजे को जब खोला जाता है वहाँ पे एक बहुत बड़ी गुफा होती है। उस गुफा के अंदर जब वो लोग देखते हैं वहाँ पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम फुम्बा होता है। फुम्बा जो होता है लेडी आयरन की तरफ देखने लगता है, उसके बिग मैलेंस को, और वो कहता है कि अच्छा है, मेरा शिकार मेरे पास आ गया, मुझे खुद ढूंढने की जरूरत नहीं है। वहीं भी हमें ये भी पता चलता है कि ये मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। इसी तरीके से वो लेडी आयरन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। वो लेडी
आर्यन को ऑर्डर देता है कि आर्क को तुम मार दो। लेडी आर्यन ऐसा ही करती है, वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। फुम्बा दूर खड़ा ये देख रहा होता है कि वो तो एक डार्क एल्फ है। डार्क एल्फ यानी कि उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मीट आ चुका है उसके मॉन्स्टर के लिए, जो कि उसका मेन वेपन है। वहीं दूसरी तरफ अब आर्क जो होता है उसके ऊपर अपने होली कर्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो उस कर्स को हटा सके, पर वो नलीफाई नहीं हो पा रहा होता है। वो ये देख के हैरान था, वो बार बार अपनी पूरी कोशिश करता है, पर वो इस चीज़ में नाकामयाब हो रहा था। लेडी आर्यन उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रही थी। उसी दौरान अब हमें आर्क को दिखाया जाता है, जो कि लेडी आर्यन से फाइट करते हुए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि वो उसे मार भी नहीं सकता है, क्योंकि वो उसका असली इंटेंशन नहीं है। तभी वो उसकी कैप के अंदर देखता है लाल कलर की 2 आंखें, और वो पोंटा को इशारा करता है। पोंटा ऐसा ही करता है, वो लेडी आर्यन के कैप में से एक मॉन्स्टर को बाहर निकालता है और उस मॉन्स्टर को आर्क मार देता है। लेडी आर्यन जो होती है वो बेहोश हो चुकी होती है। अब हमें फुम्बा को दिखाया जाता है। फुम्बा जो होता है कहता है, अगर तुमने इसे बचा भी लिया तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भी मेरे पास और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो ये कहने के बाद अपने एक मॉन्स्टर को बुलाता है, जो कि वाइट टाइगर होता है, जिसे कि कुछ समय पहले हमें दिखाया गया था। वहीं फुम्बा के ऊपर एक इस तरह के इनिशियल्स आ जाते हैं, जो कि उसने मॉन्स्टर्स के पास देखे थे, जैसे कि रिंग्स, और वो समझ जाता है कि ये वही बंदा है जो कि मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ वो टाइगर के ऊपर भी वही रिंग होती है। आर्क जो होता है लेडी आर्यन को एक जगह पे बैठाता है और उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाता है। वो अपने एक ही स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल करता है, और वो जो वाइट टाइगर होता है, जो कि शरीर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उसका धड़ शरीर से अलग हो जाता है। ये देख के फुम्बा हैरान था कि इसके एक ही स्वॉर्ड स्लैश ने इसे मार दिया, पर वो तब भी इस चीज़ को लेकर ज़्यादा उदास नहीं था, क्योंकि उसके पास और भी मॉन्स्टर्स हैं, वो उन्हें भी बुला सकता है। वो अपने वाइप का इस्तेमाल करता है और काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पे आ जाते हैं, और वो सारे आर्क पे अटैक करने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ आर्क जो होता है अपनी वाइब्रेनियम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, खचाखच करके। पर फुम्बा भी जो होता है अपनी वाइप को घुमा रहा होता है मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करते हुए। वो और भी मॉन्स्टर्स को बुलाने की कोशिश करता है, पर आर्क एक एक करके सभी को मारने लगता है। कुछ मॉन्स्टर्स आर्क को रोकने की भी कोशिश करते हैं, पर वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। फुम्बा जो होता है वो कहता है, अब लेडी आर्यन का क्या होगा। लेडी आर्यन के ऊपर एक और अटैक कर रहा था, पर उसी समय वहाँ पे चियोन आ जाती है। चियोन जो होती है वो अपने स्पेल का इस्तेमाल करती है, इसकी मदद से वो लेडी आर्यन को बचा लेती है। पर फुम्बा अपने और भी मॉन्स्टर्स को बुलाने की कोशिश करता है, पर चियोन उसे बताती है कि तुम्हारे सारे मॉन्स्टर्स को मेरे साथी ने मार दिया है, अब तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। वहीं आर्क को पता चलता है कि ये चियोमी ही थी जिसने कि लेडी आर्यन को वो सारे सबूत दिए थे, जिसकी मदद से वो फोर्ट्रेस के अंदर पहुंच सके और अपने एल्फ को बचा सके। पर एल्फ जिंदा नहीं है, क्योंकि उसे फुम्बा ने अपने मॉन्स्टर्स को चारे के तरीके से खिला दिया है। इस वजह से वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, पर तभी वो केव पूरे तरीके से हिलने लगती है। फुम्बा कहता है कि अब मेरा सीक्रेट वेपन जाग रहा है, तो उसके सामने कुछ भी नहीं हुई। ये कह के वो भागने लगता है, और वो लेडी आर्यन के साथ चियोमे के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उस फोर्ट्रेस के बाहर आ जाता है, जहाँ पे हमें एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी रिंग्स बंधी हुई होती है उसे कंट्रोल करने के लिए। वो एक बहुत बड़ा हाइड्रा होता है, जिसकी रिजनरेटिव पावर भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। उसके ऊपर कोई भी कैसा भी अटैक कर ले वो खुद को वापस से रीजनरेट कर सकता है। चियोमे उसकी सारी स्किल्स आर्क को बता रही होती है, और वो आर्क से बोलती है कि इसका वाटर मैजिक भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। पर दूसरी तरफ फुम्बा को लग रहा होता है कि उसने आर्क को मार दिया है। अब उसकी पास्ट की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे उसे विलेज से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल तो कर सकता है, पर वो अपने नेक इरादे के लिए उसका मॉन्स्टर कंट्रोल आर्टिफिशियल है, और वहीं पे ये लोग जो हैं वो अपनी प्योर स्किल की मदद का इस्तेमाल करते हैं। पर दूसरी तरफ हमें होली किंगडम ऑफ रेवलॉन के राजा को दिखाया जाता है, जो कि उसे एक मौका देता है उसके लिए काम करने के लिए। उसकी उपाधि भी वो उसके गाँव के लोगों से ऊपर रखने की बात करने लगता है। फुम्बा इसके लिए मान जाता है, और फुम्बा तब से ही होली किंगडम ऑफ रेवलॉन के राजा के लिए काम कर रहा है, और वो हाइड्रा से उनकी किंगडम के ऊपर अटैक करना चाहते थे। पर इस प्लान के अंदर तो आर्क एक पत्थर बनके उनके सामने खड़ा हो चुका है, जिसे पार करना नामुमकिन है। आर्क जो था वो अपने शील्ड की मदद से चियोमे और लेडी आर्यन को बचा लेता है। चियोमे ये देख के हैरान थी कि इसकी शील्ड इतनी ज़्यादा ताकतवर है, आखिरकार आर्क है क्या चीज़। आर्क कहता है कि मैं लेडी आर्यन के द्वारा रिक्रूटेड एक मशीनरी हूँ। दूसरी तरफ अब हमें लेडी आर्यन को दिखाया जाता है, जो कि जाग चुकी थी। उसने अब फुम्बा की सारी बातें सुन ली थी, जो कि उसने एल्फ के बारे में की थी, जब उसने उससे पूछा था कि बाकी की एल्फ कहाँ है, और उसने कहा था कि उसने तो उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए वो बदला लेना चाहती थी। अब वो ऐसा प्लान बनाती कि हाइड्रा से आर्क फाइट करेगा और फुम्बा से वो और चियोमे फाइट करेंगे। इसके लिए आर्क मान जाता है, क्योंकि हाइड्रा जो है अब वो सिटी की तरफ बढ़ रहा है, और वो सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आखिर में वो एक ह्यूमन ही तो है।
चियोमे बताती है कि हाइड्रा से फाइट करते हुए तुम्हें काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी, पर अगर हम फुम्बा को हरा देते हैं जो कि उसका मालिक है, तो शायद से हम अपनी इस गेम को पलट सकते हैं। इसके लिए वो मान जाता है। सिटी के अंदर घंटियाँ बजने लगती है कि अटैक होने वाला है। वहाँ के सारे गार्ड जो होते हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं, पर तभी जैसे ही हाइड्रा अपने वाटर स्किल का इस्तेमाल कर रहा था, उसी समय बीच में आर्क आ जाता है। आर्क जो होता है अपनी वाइब्रेनियम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और हाइड्रा के जितने भी फिशेस उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं उनके ऊपर वो अपनी शील्ड से अटैक करता है और उनके इस अटैक को रोकते हुए उनके ऊपर पंचेस का भी इस्तेमाल करता है। हाइड्रा को नीचे लिटा देता है। फुम्बा दूर खड़ा देख रहा होता है कि आर्क जिंदा है। ये वही नाइट है। क्या ये नाइट सच में इतना ज़्यादा ताकतवर है कि हाइड्रा के इस तरीके के अटैक से बच गया? वहीं दूसरी तरफ हाइड्रा के 3 हेड उसके ऊपर वाटर स्पेल का इस्तेमाल करते हैं, पर वो भी किसी काम नहीं आता है। हाइड्रा का एक मुंह जो होता है उसे अपने मुंह के अंदर दबा लेता है। आर्क को अब लग रहा होता है कि उसका आखिरी समय है, क्योंकि तीनों हाइड्रा अपने वाटर स्पेल का इस्तेमाल उसके ऊपर करते हैं, पर तभी आर्क अपनी शील्ड को आगे करता है और उनके उन सारे अटैक को डाइवर्ट कर देता है। दूसरी तरफ अब वो अपनी वाइब्रेनियम स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ करता है और उनके ऊपर अपनी लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल भी करता है, पर वो काम नहीं आ रहे होते हैं। वो अपने स्वॉर्ड मैजिक का भी इस्तेमाल करता है, पर कोई भी चीज़ उसके लिए काम नहीं आती है, क्योंकि उनकी रीजनरेटिव पावर काफ़ी ज़्यादा है। तभी वो अपनी समन स्किल का इस्तेमाल करता है और हेल के दरवाजे खोल देता है। हेल के दरवाजे जैसे ही खुलते हैं वहाँ पे हमें एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को आता हुआ दिखाया जाता है, जिसकी मदद से वो हाइड्रा को हरा सकता है। सिर्फ वो मॉन्स्टर वहाँ पे 5 मिनट के लिए आया है और उसका माना काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रहा है। तो दूसरी तरफ पोंटा जो होता है वो फुम्बा की तरफ बढ़ने लगता है। फुम्बा को ये बात पता चल जाती है कि उसकी तरफ लोग आ रहे हैं। वो तैयार होता है। उसी समय लेडी आर्यन आगे आते हुए कहती है कि शायद से ये आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। इसे तुम्हें जैसे जीना है तुम जी सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब बोलने के लिए भी समय नहीं बचने वाला है। फुम्बा कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है तुम सिर्फ 2 लड़कियां हो जो कि मुझे कभी भी नहीं हरा सकती हो। लेडी आर्यन जो होती है वो कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि अब तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। उसी तरह फुम्बा को अब वो सारी चीज़ें याद आने लग जाती है जो कि अभी तक वो अपनी लाइफ में सहता हुआ आया है, इसलिए वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार था। लेडी आर्यन चियोमे को पीछे रहने के लिए कहती है, उससे खुद फाइट करने के लिए जाती है, क्योंकि उसके साथ उसका गर्ज है जो कि उसे आज सॉल्व करना है। अपने स्वॉर्ड की मदद से वो उसके भेजे गए जितने भी मॉन्स्टर होते हैं कंट्रोल करने वाले उन्हें मार देती है और कहती है कि तुम आज नहीं बचोगे। तुमने मेरी जितने भी एल्फ दोस्तों के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। चियोमे उसकी पीठ पे अटैक करती है। उसकी पीठ पे किस तरह का पैटर्न बन के आता है जिसकी मदद से वो हाइड्रा को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए अब वो उसे मारने का प्लान बना चुके थे। लेडी आर्यन जो होती है उसकी वाइफ को जला के राख कर देती है। फुम्बा के पास और कोई तरीका नहीं बचा था उसे मारने के लिए, इसलिए अब फुम्बा कुछ नहीं कर सकता था और फुम्बा आखिर में मारा जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसी हेल मॉन्स्टर को जो कि एक एक करके हाइड्रा के जितने भी सर होते हैं उन सभी को तोड़ने लगता है। जब भी वो उसके ऊपर अटैक कर रहे थे वो अपनी हेल फायर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मारने लगता है। उसकी सारी की सारी रिंग टूट जाती है। हाइड्रा वहाँ से बच के भागने की कोशिश करता है, पर तभी आर्क जो होता है उसकी पूंछ उठाते हुए उसे हवा में फेंक देता है। तो दूसरी तरफ हेल मॉन्स्टर अपनी फायर का इस्तेमाल करता है और उसकी राख भी नहीं बचती, जिसकी मदद से वो रीजनरेट कर सके। अब आर्क जो होता है लेडी आर्यन के पास में आता है। लेडी आर्यन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो उससे पूछती कि आखिरकार ये मॉन्स्टर क्या चीज़ है, जिसके ऊपर चियोमे भी पूछती कि मैंने इस तरह की चीज़ कभी भी नहीं देखी है। ये बात जान कि आर्क हैरान था और उन्हें बताता है कि ये दूसरी दुनिया से बुलाया हुआ एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि उसकी मदद करने के लिए आया था। उसी समय हमें पता चलता है कि प्रिंसेस ने एल्फ किंगडम के साथ में एक ऐसा पैक्ट साइन कर लिया है जिसकी मदद से वो लोग इंसानों के साथ कभी भी फाइट नहीं करेंगे और इंसान एल्फ के साथ, ना कि एल्फ को बेचा जाएगा ना खरीदा जाएगा, ना इंसानों का कत्ल होगा ना एल्फ का। इसके लिए वो हाई एल्डर मान जाते हैं। हाई एल्डर वही है जो कि एल्फ किंगडम को राह दिखाते हैं, इसलिए प्रिंसेस जो होती है वो आगे आते हुए उन्हें शुक्रिया कहती है। इसके ऊपर हाई एल्डर भी मान जाते हैं कि एक छोटी सी उम्र में प्रिंसेस उनसे अब इस तरह का पैक्ट साइन कर रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लेडी आर्यन के साथ आर्क अपनी जर्नी शुरू कर रहा था, क्योंकि लेडी आर्यन ने उन्हें बताया है कि अब वो हॉट स्प्रिंग को ढूंढने के लिए जा रहे हैं जो कि लॉर्ड क्राउन का है, जहाँ पे कि लॉर्ड ड्रैगन भी रहते हैं। वहीं चियोमे जो होती है वो आर्क की असली आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए आर्क जो होता है वो अपना नकाब उतार देता है। जैसे ही वो अपना नकाब उतारता है उसका वही स्केलेटन फेस बाहर आ जाता है। उसका स्केलेटन फेस देख के लेडी आर्यन कहती है शायद से तुम चियोमे को डरा दोगे, और वहीं दूसरी तरफ चियोमे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब वो आर्क से दूर हटने लगती है। लेडी आर्यन उसे बताती है कि आर्क के ऊपर एक ऐसा कर्स का इस्तेमाल हुआ है जिसकी मदद से उसका ह्यूमन फ्लैश उसके शरीर से गायब हो चुका है। अब वो सिर्फ एक स्केलेटन बन चुका है, पर अब हम इस कर्स को हटाने के लिए अब हम लॉर्ड क्राउन के स्प्रिंग में जा रहे हैं। तुम भी क्या हमारी जर्नी में साथ दोगी, जिसके ऊपर चियोमी मना कर देती है। आर्क को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। इसी के साथ ये वाला सीज़न एंड होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीज़न में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक यहाँ से ज़रूर कर देना।